गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस प्रकार से हुई थी और ग्रामीण क्षेत्र में इनकी क्या भूमिका थी, इनके उद्देश्य, इनके कार्य और महत्व के संबंध में हमने चर्चा की थी। आज हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ही एक अन्य पक्ष को लेते हैं कि इनका संगठन किस प्रकार से है, इनका स्वरूप किस प्रकार से है। तो आज हम इनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे कि इनके संगठनात्मक स्वरूप में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इन्हें अन्य बैंकों से पृथक कर देती हैं। संगठनात्मक स्वरूप की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम ये पाते हैं कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं ये पर्याप्त छोटे बैंक हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य क्षेत्र केवल 1 या 2 जिलों तक ही सीमित रहता है और ऐसी स्थिति में ये केवल 1 या 2 जिले जो इनके कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं वहीं पर ये अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। सामान्य रूप से ऐसा देखने में आया है कि एक क्षेत्रीय बैंक के अंतर्गत 10 से 15 लाख की आबादी का क्षेत्र सम्मिलित होता है। इसलिए जो पहली संगठनात्मक विशेषता के रूप में उभर कर आती है कि यह अत्यंत छोटे बैंक होते हैं जो केवल 1 या 2 जिलों में ही अपने कार्य संचालन कर रहे होते हैं। किसी भी व्यावसायिक संगठन की स्थापना के लिए पूंजी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। पूंजी के अभाव में किसी भी बैंकिंग संस्थान का संगठनात्मक स्वरूप संभव नहीं है। तो यहाँ पर आरआरबी के संबंध में पूंजी के क्या प्रावधान हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसकी अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। यह अधिकृत पूंजी केंद्र सरकार, आरबीआई तथा समर्थक या प्रायोजक बैंक की सलाह से कम भी कर सकता है, क्योंकि भारत में जो क्षेत्रीय विषमता है उस क्षेत्रीय विषमता के कारण हम देखते हैं कि उत्तर पूर्व के राज्य जहां पर पर्वतीय क्षेत्र हैं, दूरियां बहुत कम, बहुत दूर दूर है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी की समस्या पाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में 1 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रारंभ करना संभव नहीं होता। वहां पर केंद्र सरकार इस 1 करोड़ रुपए की सीमा को घटा भी सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि यह 1 करोड़ की अधिकृत पूंजी घटकर 25 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कम से कम ये 25 लाख तो होनी ही चाहिए। इसी प्रकार से जो हम पूंजी संरचना की बात करें तो पूंजी संरचना के संबंध में जो 50% हिस्सेदारी है वह केंद्र सरकार की होती है और 15% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है तथा शेष 35% हिस्सेदारी प्रायोजक बैंक की होती है। यदि हम इसके संगठनात्मक स्वरूप में प्रबंध की बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रबंध एक संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिस संचालक मंडल के 9 सदस्य होते हैं। संचालक मंडल में अध्यक्ष के अतिरिक्त 3 निदेशक केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, 2 निदेशक राज्य सरकार के द्वारा और 3 निदेशक प्रायोजक बैंक के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार से कुल 9 सदस्य यहाँ पर हम संचालक मंडल में देखते हैं और जो बैंक का अध्यक्ष होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और वह पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। संगठनात्मक स्वरूप की अगली विशेषता के रूप में यहाँ पर यह तथ्य उभर कर आता है कि जो अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित किए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का दर्जा प्राप्त होता है।
प्रायोजक बैंक इनकी अंश पूंजी में योगदान करके कर्मचारियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण में सहयोग देने जैसे कार्य करते हैं। और नाबार्ड इनके पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है। 1982 में जब नाबार्ड की स्थापना हुई, उसके बाद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रबंध, संचालन, नियंत्रण एवं नियमन का कार्य नाबार्ड को सौंप दिया गया था और वर्तमान में नाबार्ड ही इनकी पेरेंटियल इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य कर रहा है। इनको रीफाइनेंसिंग की अगर जरूरत होती है तो नाबार्ड ही वह प्रमुख संस्थान है जो इन्हें रीफाइनेंस उपलब्ध करवाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के समय इसके प्रायोजक बैंक द्वारा शाखा प्रबंधक एवं कर्मचारियों की सेवाएं दी जाती हैं। इसका वित्तीय भार प्रायोजक बैंक द्वारा ही वहन किया जाता है। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वायत्ता प्राप्त होती है। कर्मचारियों के वेतन वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों के समान ही होते हैं। अगला तथ्य हम देखें अतिरिक्त कोष के संबंध में, तो यहाँ पर हम ये देखने को मिलता है कि यह बैंक अपने पास में जमा अतिरिक्त धनराशि को प्रायोजक बैंक के पास जमा कराते हैं और बदले में निर्धारित दर से ब्याज प्राप्त करते रहते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में हम देखते हैं कि आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उन्हें सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ हम आरआरबी के संदर्भ में देखें तो इन बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में जो नकद आरक्षित अनुपात है, जिसे हम सीआरआर के रूप में जानते हैं, कम रखने की छूट प्राप्त है। यानी जितना सीआरआर वाणिज्यिक बैंकों को रखना होता है उस अनुपात में, उससे कम अनुपात में यहाँ पर आरआरबी रखते हैं। इनका उद्देश्य इनकी साख क्षमता को बढ़ाना है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज हमने देखा कि जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, उनके कर्मचारी, उनके कार्य क्षेत्र, उनकी पूंजी संरचना, उनके जो सरप्लस फंड्स, ये सभी चीजें आज हमने यहाँ पर देखी। थैंक्स ऑल ऑफ यू।